हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र कुमार एडवोकेट आपका अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। ये मेरा लीगल चैनल है जिसका नाम है लीगल विगल। इसमें हम लीगल ही बातें डिस्कस करते हैं और जैसा कि आपको विदित है कि हम पिछले कुछ टाइम से आईपीसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक तो हम डेफिनेशन पोर्शन ही डिस्कस कर रहे हैं आईपीसी का। तो हर एक वर्ड के मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। जो टफ वर्ड हैं जो आगे पूरी आईपीसी में यूज़ हुए हैं उन सारे वर्ड का मीनिंग आपको बता रहा हूँ, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। और जितना मेरे को इधर उधर से भी पढ़ के जो ज्ञान मिला है वो सारा आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज का हमारा पहला वर्ड है फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉडुलेंटली का मतलब क्या है ये हम पढ़ेंगे। ये सेक्शन 25 है जो पुरानी आईपीसी है उसमें है, और जो नई भारतीय दंड संहिता है उसका सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 है। तो फ्रॉडुलेंटली मीन्स ए पर्सन इज सेड टू डू ए थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। तो फ्रॉडुलेंटली का मतलब क्या हुआ कि कोई भी आदमी जब कोई ऐसा काम करता है, किसी दूसरे को धोखा देने की नीयत से कोई भी काम करता है तो उसे फ्रॉडुलेंटली कहा जाता है। मतलब कोई भी चीज़ जिसको आप धोखे से करोगे, ये नहीं है जरूरी कि आप बोल के करिए। इसमें आप बिल्कुल मौन रह के भी चुप रहेंगे तब भी अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है और आप ड्यूटी बनती है आपकी, आप उसको बोल लें ताकि आप वो दूसरे को कोई नुकसान ना हो, लेकिन आप नहीं बोलते हैं तो उसको नुकसान होता है और आप मतलब धोखा होता है उसको, और धोखे से वो चीज़ आप अपने को ले लेते हैं। तो इट इज़ ए फ्रॉडुलेंटली। ये है जो आपका एक्ट है, ये फ्रॉडुलेंटली है। इसे आप फ्रॉडुलेंटली आपने उसको चीट किया है। तो फ्रॉडुलेंटली मीन मतलब जहाँ आपकी ड्यूटी बनती है आप बोलते नहीं हैं, या किसी को झूठ बोल के या कुछ ऐसा करके आप उस किसी चीज़ को अपने लिए हासिल करते हैं तो उसे फ्रॉडुलेंटली कहा जाता है। दोस्तों, तो ये था फ्रॉडुलेंटली। और जैसा कि पिछले ब्लॉग में हमने डिस्कस किया था डिसऑनेस्टली। फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली मतलब दोनों सिमिलर से वर्ड्स हैं, मतलब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो डिसऑनेस्टली क्या है मैं पहले आपको आज भी फिर से बता देता हूँ डेफिनेशन पढ़ के। Whoever does anything with intention of causing wrongful gain to one person and wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly। मतलब अब किसी ऐसे इरादे से काम करना कि किसी को नुकसान पहुंचाना और किसी को फायदा पहुंचाना, उसको हम डिसऑनेस्टली कहते हैं। तो अब डिफरेंस क्या है डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली में? तो पहला डिफरेंस है डिसऑनेस्टली डज नॉट रिक्वायर डिसेप्शन और कंसीलमेंट। मतलब इसमें धोखा जरूरी नहीं है और छुपाना जरूरी नहीं है। जबकि फ्रॉड में कोई भी है जो आप छुपा के भी काम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चुप रह के या कुछ ऐसा करके। तो ये मेन इंग्रेडिएंट है, ये मेन डिफरेंस है इनमें। और जो दूसरा है डिसऑनेस्टली रिक्वायर्स एन इंटेंशन टू कॉज रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन ऑफ प्रॉपर्टी। डिसऑनेस्टली में क्या है कि रॉन्गफुल गेन और लॉस प्रॉपर्टी का जो है वो जरूरी है, और फ्रॉडुलेंटली में ये चीज़ जरूरी नहीं है। देयर कैन बी ए फ्रॉड इवन दो देयर इज नो इंटेंशन टू कॉज पेक्यूनरी लॉस और डैमेज टू द पर्सन डिसीव्ड। तो ये डिफरेंस है फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली में। फ्रेंड्स, हमारा अगला वर्ड है रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव सेक्शन 26 आईपीसी में डिस्कस किया हुआ है और सेक्शन 2 सब सेक्शन 29 भारतीय दंड संहिता में डिस्कस किया हुआ है। तो सेक्शन 26 क्या कहता है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ए पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव ए थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। मतलब जैसा कि आपको रीजन टू बिलीव विश्वास है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है एज ए प्रूडेंट मैन। आप अभी प्रूडेंट मैन का आगे पढ़ेंगे एविडेंस एक्ट में, पर लेकिन जैसे आपको बिलीव है पूरा कि ये चीज़ है एग्जिस्ट करती है, रीज़न सफिशेंट आपके पास रीज़न है कई तरह से। मतलब जैसे आप अपने प्रूडेंसी को प्रूडेंट मैन एज ए मतलब अपनी सोच से ये सोचते हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट है एज ए जेन्युइन मैन, तो दैट मीन्स कि दैट थिंग एग्जिस्ट। तो ये था रीज़न टू बिलीव। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्रफिट। कॉन्ट्रफिट मीन ए पर्सन इज सेड टू कॉन्ट्रफिट हु causes one thing to resemble another thing
intending by means of that resemblance to practice deception or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced। अब इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है। एक्सप्लेनेशन वन क्या कहती है? इट इज नॉट एसेंशियल टू कॉन्ट्रफिट दैट इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। मतलब जो कॉन्ट्रफिट आप बना रहे हैं, सॉरी आप क्यों बनाएंगे, मतलब कॉन्ट्रफिट जो दूसरी चीज़, उसकी नकली जो दूसरी चीज़ है, वो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम टू सेम हो, हुब हो, उसमें थोड़ा फर्क भी हो सकता है, पर मतलब उस चीज़ से बंदे को डिसीट किया जा सके, उसी को कॉन्ट्रफिट कहते हैं। अब देखते हैं सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या कहती है। सेकंड एक्सप्लेनेशन कहती है व्हेन ए पर्सन कॉज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग एंड द रिजेंबलेंस इज सच दैट ए पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयरबाय, it shall be presumed until the contrary is proved that the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practice deception or knew it to be likely that deception would thereby be practiced। वही चीज़ है जो मैंने ऊपर डिस्कस की, इसमें भी यही है कि मतलब उस रिजेम्बलेंस से, जो दूसरी चीज़ है, उस रिजेम्बलेंस से किसी को धोखा दिया जा सकता है। कि जैसे नकली चीज़ें होती हैं ना, जैसे फिल्मों में होता है डबल रोल, तो एक ही तरह की दो चीज़ें और एक ही आदमी मतलब दो रोल करता है, तो सेम मतलब वो, तो वही है कि एक चीज़ की दूसरी नकली चीज़ तैयार करने को ही कॉन्ट्रफिट कहा गया है। तो ये था आज का वर्ड कॉन्ट्रफिट। अब इसके बाद अगला वर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं डॉक्यूमेंट। तो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द वर्ड डॉक्यूमेंट denotes any matter expressed or described upon any substance मतलब किसी भी चीज पर by means of letters, figures or marks or by more than one of those mean intended to be used or which may be used as evidence of that matter। पहले इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? It is immaterial by what mean or upon what substance the letters, figures or marks are formed, or whether the evidence is intended for or may be used in a court of justice or not। मतलब डॉक्यूमेंट क्या बोलते हैं कि any matter expressed, described upon any substance। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप हिस्टोरिकल टेम्पल में जाते हैं, वहाँ टेम्पल की हिस्ट्री लिखी होती है, कई बार वो पत्थर पे ही लिखी होती है, तो दैट इज आल्सो ए डॉक्यूमेंट एज पर दिस डेफिनेशन। मतलब वो किसी एविडेंस में भी दी जा सकती है कोर्ट में और नहीं भी दी जा सकती है, पर वो उस टेम्पल के बारे में एविडेंस है कि जो उसमें लिखा हुआ है कि ये टेम्पल इतनी तारीख को बना है, इस राजा ने बनाया है और इस देवता का टेम्पल है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंट जो एविडेंस है उस टेम्पल की। तो चाहे उसको कोर्ट में पेश करें या ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखते हैं सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या कहती है। Whatever is expressed by means of letters, figure or marks as explained by mercantile other issues shall be deemed to be expressed by such letter, figure or marks within the meaning of this section, although same may not be actually expressed। मतलब चाहे कौन सी भी भाषा में लिखा हो, किसी भी भाषा में हो, कैसे भी वर्ड यूज़ किए हों इसमें, पर वो एज ए डॉक्यूमेंट मतलब वो समझ आना चाहिए किसी को कि ये चीज़ इसमें लिखी हुई है, तो दैट मीन्स दैट इज़ ए डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में इतने ही वर्ड काफ़ी हैं। अब अगले ब्लॉग में डिस्कस करेंगे, कुछ एक दो ब्लॉग रह गए हैं अब जिनमें वर्ड मीनिंग डिस्कस करेंगे, बाकी उसके बाद फिर हम चलेंगे सेक्शन पे, बिल्कुल सेक्शन पे, और जो सेक्शन का टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको नॉलेज ही बढ़ेगी, तो जितना हो सकता है पढ़िए, आप खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए ताकि आप सक्सेस हों आगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।